everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 11 CS IT IP AI सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यदि नोट्स चाहते हो तो। जी हाँ, आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे क्लास 11 CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 के चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग के बारे में। जी हाँ, अभी डेटा हैंडलिंग को पहले ही हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जिसमें पार्ट 1 डिस्कस किया था। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब आप यूज करते हो तो पूरा खेल इसमें डेटा का होता है। आखिर जैसा डेटा आप दोगे वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। तो इस डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के साथ में पिछले सेशन में कंप्लीट किया। वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हो। आज क्या पढ़ेंगे? आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग का, जो पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 2 जिसके क्वेश्चन 40 से 45 नंबर के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 2 में जानेंगे आज हम ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है। साथ ही यहाँ पर एक अमेजिंग फीचर पाइथन का जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। ये क्या होता है? कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो टाइप कास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सारी चीजों को प्रैक्टिकल के साथ बताने वाली हूँ, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना। सेशन थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी, है ना। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। करते हैं शुरुआत आज के इस धमाकेदार सेशन की। अब देखो, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। ऑपरेटर्स मतलब जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो ना पाइथन प्रोग्रामिंग में, कोई भी कोड लिखते हो, चाहे एडिशन करवाते हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करवाते हो, कोई भी कैसा भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, कोई भी टास्क आप परफॉर्म करवाते हो, तो उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। सो द सिंबल्स दैट ट्रिगर द ऑपरेशन एक्शन ऑन डेटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। मतलब जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो डेटा पर, वो ऑपरेटर्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। आपको डेटा को प्रिंट करवाना है, आपको डेटा को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ग्रेटर लेस फाइंड आउट करवाना है। वॉट एवर एक्शन यू वांट टू परफॉर्म ऑन द डेटा देन इट नीड्स बाय या इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट, that is the objects of operation are referred to as operands। अब ये जो ऑपरेशन है वो जिस वैल्यूज पे होता है वो वैल्यूज ऑपरेंड्स कहलाती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 + 3। तो बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ, प्लस क्या हो गया, प्लस यहाँ पर ऑपरेटर हो गया। वो एक्शन है, वो टास्क है जो हमें करना है, भाई एडिशन करवाना है, एडिशन एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर। अब जिन पर ये एक्शन हो रहा है, जिन वैल्यूज पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं बेटा। क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ, बहुत बेसिक सी चीज है, बट डिटेल में समझने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में आता है। पूछ लिया ऑपरेंड क्या होते हैं, इस एक्सप्रेशन में देखकर बताओ, तो आप एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा यदि आपने ऑपरेंड वर्ड पहले नहीं सुना होगा तो, है ना। तो ऑपरेटर क्या हुए, जो एक्शन, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके लिए जो सिंबल यूज हो रहा है वो ऑपरेटर, और जिन वैल्यूज पे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वैल्यूज ऑपरेंड। एम आई क्लियर? चलो, अब कितने टाइप के ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा पर पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो वो ऑपरेटर्स का एक रिच सेट यहां पर दिया हुआ है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। चाहे मैं सी की बात करूं, C++, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज की बात कर लूं, यहां पे यही आपको ऑपरेटर्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड मेंबरशिप। तो कुल मिला के इतने 5 से 6 ऑपरेटर्स हैं जो हम यहां पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो वही प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जो मैथमेटिक्स में आप बचपन से कैलकुलेशंस करते आए हो, वही कैलकुलेशंस यदि आपको अपने प्रोग्राम में करवानी है, आपको ऐसा डेटा बना रहे हो, आपको ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको कैलकुलेशंस की जरूरत है, तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ यूज किए जाते हैं। प्लस माइनस इंटू के लिए स्टार यूज किया जाता है। देखो, मैथ्स में इंटू के लिए ये यूज करते हो, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग में इंटू के लिए स्टार यूज करते हैं। इस स्टार को कहते हो एस्ट्रिक, ठीक है, और ये आपको कीबोर्ड में आसानी से मिल जाता है। नाउ डिवीजन के लिए वही बैकस्लैश यूज करते हैं। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल बैकस्लैश यूज करते हैं, है ना। अब फ्लोर डिवीजन आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न करके देता है, डिवीजन आपको डेसिमल इंटीजर दोनों रिटर्न करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर को डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो 9.8 आ रहा है, तो ये डिवीजन ने पूरा रिटर्न किया। फ्लोर डिवीजन सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न कर देगा। मॉड्यूलस नाम का एक फंक्शन होता है जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, जिसको परसेंटेज से शो किया जाता है। और एक होता है एक्सपोनेंशिएशन। फॉर एग्जांपल आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो स्टार इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टूड, समझ लेना। और डबल स्टार जो होता है वो पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है, एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है। जैसे मैंने कहा 2 to the power 3, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 * 3, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि बेटा इतने अरिथमेटिक
अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टार डबल स्टार में, स्लैश डबल स्लैश में। ये ध्यान रखना, स्लैश डिवीजन डेसिमल पार्ट रिटर्न करता है, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन जो आपको इंटीजर पार्ट रिटर्न करके देता है, स्टार आपका मल्टीप्लीकेशन, डबल स्टार आपका एक्सपोनेंशिएशन, रिमाइंडर रिटर्न करवाना है तो परसेंटेज, बाकी प्लस माइनस इनटू तो याद ही है ना। अब देखो वही सारी चीजें यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब इनको परफॉर्म करने के लिए ना ध्यान रखना कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? दो टाइप के। तो यहाँ पे वो दो टाइप पहले समझ लो तो आपको चीजें क्लियर होगी। कौन से दो टाइप के होते हैं? अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है वो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज यूनरी ऑपरेटर एंड अदर इज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे अभी बाइनरी ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ेंगे। यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, जो सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर a प्लस प्लस, तो a पर ही अप्लाई होने वाला ये जो है ऑपरेटर जो a की ही वैल्यू में चेंजेस करेगा वो यूनरी ऑपरेटर हुआ। इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल्स टू a प्लस वन, बेसिकली कि a की वैल्यू प्लस वन से इंक्रीज होती जाएगी। सपोज मैंने लिखा a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू 1 से माइनस होती जाएगी और आंसर वापस a में ही आएगा। जिसमें एक ही ऑपरेंड अप्लाई होता है वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसको आप यूनरी कह सकते हो, है ना। बेसिकली आप a की वैल्यू में कुछ भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो तो यूनरी ऑपरेटर। वहीं जब आप दो ऑपरेंड का यूज करते हो, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, तो यहाँ a की कोई वैल्यू होगी, b की कोई वैल्यू होगी, दोनों ऐड होगी। तो जब टू ऑपरेंड्स का यूज कर रहे हैं तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, और जब सिंगल ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं तो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये ध्यान रखना, ये आपसे अगेन एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके जी, तो आप फिलहाल कहानी समझते हैं हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसी के साथ देखो फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन, इतने ऑपरेटर्स होते हैं। एग्जांपल देखो 6 + 5 11 11 इट रिटर्न्स एड्स द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड। 6 और 5 दो ऑपरेंड है, दोनों की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। 6 - 5 1 रिटर्न हुआ, 5 - 6 -1 रिटर्न हुआ, तो आपको निगेटिव वैल्यू भी यहाँ रिटर्न होती है। इट subtracts the value from left to right, from the value of left to right, है ना। लेफ्ट ऑपरेंड में से राइट ऑपरेंड को माइनस करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो 5 × 6 6 × 5 कुछ भी करवाओ द आंसर विल बी सेम। और यदि आप डिवाइड करवाते हो तो इस तरीके से लिखते हो 60 / 5 द आंसर विल बी 12, तो ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, नाउ वही यदि मैं बात करूं मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस में क्या होता है? रिमाइंडर रिटर्न होता है। जैसे लिखा आपने यहाँ पे 6 / 5, 6 मॉड्यूलस 5, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? ध्यान से देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर इज 1, क्वेश्चन भी 1 है वैसे, पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1, तो रिमाइंडर रिटर्न हुआ यहाँ पे 1। रिमाइंडर रिटर्न करवाने के लिए जनरली डिवीजन के बाद क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है। जब आप डिवाइड करते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 6/5, तो स्लैश ने डिवाइड, तो ये आपको क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। लेकिन यदि मैंने परसेंटेज लिखा तो ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगी, सो डोंट पैनिक। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? आपको डेसिमल पार्ट जो है इसको ट्रंकेट करके इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट को आपका क्या कहता है? डिवाइड्स एंड ट्रंकेट द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट करके आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है फ्लोर डिवीजन। जैसे 2 नंबर को डिवाइड करके आंसर आ रहा है आपका 1.5, तो फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करेगा? 1, और डिवाइड क्या रिटर्न करेगा? 1.5। एक्सपोनेंशिएशन पावर कैलकुलेट करता है, तो 2 to the power 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.625। ओके, इसको प्रैक्टिकली देखिए क्या एक बार। वैसे बहुत बेसिक से ऑपरेशन से, फिर भी आई जस्ट टू शो यू द प्रैक्टिकल ताकि आपको क्लियर हो सके। पाइथन आईडीएलई पर हम आ चुके हैं, 2 + 5 मैंने किया। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको आंसर? देखो प्लस ऑपरेटर ने 7 रिटर्न कर दिया। सपोज मैंने लिखा यहाँ 2 - 5 देन इट विल रिटर्न -3 एज यू सी हियर। ओके, सारे ऑपरेशन से आपको मैं परफॉर्म करके बता दूंगी। नाउ सपोज मैंने लिखा 5 / 2, 5 / 2 द आंसर विल बी, डिवीजन आपको डेसिमल के साथ आंसर रिटर्न कर रहा है, दैट इज 2.5। अभी मैं फ्लोर डिवीजन यहाँ यूज करती हूँ। मैंने लिखा सपोज 5/2, तो देखो यहाँ आंसर आपको 2 मिल रहा है। ये दोनों जरा ध्यान से समझ लो, इसमें डिफरेंस आपसे वाइवा में पूछा जाता है। सिंगल स्लैश डिवीजन रिटर्न्स फ्रैक्शनल पार्ट, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन रिटर्न्स ओनली इंटीजर पार्ट। दिस इज द बिगर डिफरेंस। ठीक है, अब इस स्टार और डबल स्टार में देखते हैं। सपोज मैंने लिखा 5 × 2 देन इट विल रिटर्न 10, है ना। क्या रिटर्न किया इसने? 10, 5 2 जा 10। और सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5/2 देन इट विल रिटर्न 25। वाई 25? क्योंकि 5 5 जा 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होगा। अंडरस्टूड? तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गए। सारे ऑपरेटर्स मैंने यहाँ बता दिए। अभी मॉड्यूलस समझ लो। देखो सपोज आई राइट 5 मॉड्यूलस मतलब %2 देन इट रिटर्न्स 1 एज अ रिमाइंडर।
ओके जी, तो कहानी समझ में आ गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। चलिए बढ़ जाए आगे। मैम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए। अब ये पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको नेगेटिव नंबर भी रिटर्न करते हैं। यदि आप दो नेगेटिव नंबर को माइनस करते हो या आप बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हो तो बेसिकली आप देखते हो कि नेगेटिव नंबर भी रिटर्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है -5 + 3, तो -5 बड़ा नंबर आपका निगेटिव नंबर है तो -2 रिटर्न होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो आप दोगे ना वैसा आंसर आपको यहाँ पे रिटर्न होगा। ओके, सो नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो रिटर्न बाय द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कहते हैं ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब किसी वैल्यू में आपको ऐड करके उसी पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करवाना है तो हम यहाँ पे ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की अपनी कहानी है पाइथन में, पहले ये समझना। सपोज मैंने लिखा a = 10 और b = 20, बहुत ध्यान से समझना। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ c = a + b। सो आपको ये अच्छे से पता है, बहुत बेसिक सा कोड है, बहुत बेसिक सा कोड है कि मैम a में 10 है और b में 20, दोनों ऐड होंगे और आंसर आ जाएगा 30। कभी सोचा है कि 30 कैसे आ गया इसमें? भाई एडिशन तो हुआ ठीक है, लेकिन एडिशन हो गया c में 30 आया कैसे? और उससे भी पहले a में 10 कैसे आया, b में 20 कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। ये जो प्लस इक्वल ऑपरेटर है ना, जो यहाँ पे आपने इक्वल ऑपरेटर यूज किया है, सिंगल इक्वल ऑपरेटर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करता है। अब सपोज मैंने चेक करवाना है कि क्या दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है, तो इक्वालिटी चेक करवाने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं डबल इक्वल। क्या यूज करते हैं? डबल इक्वल। अब मैंने यहाँ पे डबल इक्वल यूज किया। डबल इक्वल क्या बता रहा है? डबल इक्वल ये बता रहा है कि ये एक्चुअल में इक्वालिटी चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये इक्वालिटी, कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो आपको पता है कि भाई a की 10 है, b की 20 है, विच इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो इट रिटर्न्स फॉल्स आंसर कि दोनों जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखना, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल इक्वालिटी चेक करता है। और ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और ये आपसे वाइवा में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये, मतलब 4 ऑप्शंस दे देंगे और वहां आपको बताना होगा कि असाइनमेंट और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। इवन डिफरेंस में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हुआ? तो यहाँ पे समझ लो, वी हैव लर्नड इन पाइथन दैट असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, ओके, नाउ दैट असाइंस द आरएचएस वेरिएबल वैल्यू टू द एलएचएस, मतलब राइट साइड जो वैल्यू लिखी है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, जो मैंने अभी आपको बताया। सो पाइथन ऑल्सो ऑफर्स ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स व्हिच कंबाइन द इंपैक्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर है कि अरिथमेटिक और असाइनमेंट दोनों को साथ मिलाकर यूज करना। जैसे यहां लिखा हुआ है a = a + b, a और b दोनों की वैल्यू को ऐड करके आप उस a में ही वापस असाइन कर रहे हो, मतलब a में ही नई वैल्यू आ जा रही है। फॉर एग्जांपल a में लिखा मैंने 10, b में लिखा मैंने 20, तो यहाँ पे 10 + 20 होगा, दैट मीन्स 30, और a की जो पुरानी वैल्यू थी वो थी 10 और अब नई वैल्यू इस स्टेटमेंट से बन गई यहाँ पर 30। ठीक है, तो हमने कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लिया, हमने उन दोनों में से एक ही वेरिएबल में वापस वैल्यू को असाइन कर लिया। तो ये कहलाता है आपका ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, a + b ऐसे भी लिख सकते हो, या a = a + b भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो कहानी समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज। अब यहाँ पे यदि आपको b की वैल्यू को ऐड या असाइन करवाना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, आप b में भी असाइन करवा सकते हो। ठीक है, b = a + b भी लिख सकते हो। सो बोथ आर करेक्ट। इसको कहते हैं हम ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये सिर्फ एडिशन के लिए यूज नहीं होता है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में यूज होता है, माइनस के साथ में, प्लस के साथ में, इंटू के साथ में, डिवाइड के साथ में, मॉड्यूलस के साथ में। देखो है ना, ध्यान से देखो, x + y मतलब x में वैल्यू असाइन हो रही है, x - y मतलब माइनस होने के बाद अगेन x में वैल्यू असाइन हो रही है, x मल्टीप्लाई * y तो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वापस x में असाइन हो रही है, x / y वैल्यू डिवाइड होकर x में असाइन हो रही है ना। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन और यहाँ पे मॉड्यूलस। ठीक है, इसको भी चाहो तो मैं आपको यहाँ पे रन करके बता सकती हूँ। देखो क्या लिखा हमने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a = 10, एंटर प्रेस किया, b = 20। ओके जी, अभी a में क्या है? 10 है। ठीक है, यदि मैं प्रिंट करती हूँ a की वैल्यू, तो आप ध्यान से देखना, a की वैल्यू प्रिंट करने पर 10 ही आ रही है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ a = a + b। ठीक है जी, क्या लिखा? a = a + b। और नाउ अब हम प्रिंट करते हैं a की वैल्यू। ठीक है, अब हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे 30 आ रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया?
सो दिस इज आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आप यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में क्या कर रहे हो, इक्वल ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। अब इनको आप रन करके देख सकते हो ना सारे ऑपरेटर्स को। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब मैम रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, समझो ध्यान से। जब बात होती है दो कंडीशंस को चेक करवाने की, है ना, जब दो कंडीशन को रिलेट करने की, उनको कंपेयर करने की, तो कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स रिफर्स टू द रिलेशनशिप दैट वैल्यूज कैन हैव वन विथ वन अनदर। दो वैल्यूज को आप, दो कंडीशंस को आप चेक करते हो, ठीक है, यहां पर दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो कि पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, या कंडीशन को चेक करने की कोशिश करते हो कि इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है। ओके, ये हम बेसिकली यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो इफ द कंपैरिजन इज ट्रू, द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिजल्ट इनटू बूलियन वैल्यू ट्रू एंड द बूलियन वैल्यू फॉल्स अदरवाइज इफ द कंपैरिजन इज फॉल्स। कंपेयर करने पर दो वैल्यू को यदि आंसर आपका ट्रू आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो बूलियन वैल्यू ट्रू ही रिटर्न होगी, और यदि कंपेयर करने पर आपको लगता है कि वैल्यू फॉल्स हो तो बूलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है। जैसे अगेन आई एम टेलिंग a is equals to 10, b is equals to 20 and I am writing here a greater than b। अब ये ग्रेटर का साइन मैंने यहां लगा दिया, तो क्या बताओ 10 20 के ग्रेटर है क्या? नहीं मैम, ये तो कंडीशन फॉल्स ही है। ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो ए और बी में कि ए बड़ा है कि नहीं है, तो ये जो आपने कंपैरिजन किया है तो फॉल्स है। तो इस केस में आपको क्या आंसर रिटर्न होगा? फॉल्स। ये फॉल्स क्या हो गया? एक बूलियन वैल्यू हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैंने यहां पर इसकी जगह पर क्या यूज किया होता, लेस देन बी यूज किया होता, सो मैम ये कंडीशन अब हो जाती है आपकी ट्रू, तो यहां क्या रिटर्न होता है? इस केस में ट्रू रिटर्न होता। अंडरस्टूड? तो कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं? 6। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इक्वालिटी चेक करने की बात कर रहे हैं, तो डबल इक्वल एंड नॉट इक्वल। तो अभी मैंने आपको डबल इक्वल की कहानी बता दी और सिंगल इक्वल की कहानी भी बता दी कि सिंगल इक्वल यूज फॉर असाइनमेंट, डबल इक्वल इज यूज्ड टू चेक इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू वेरिएबल्स। अंडरस्टूड दिस थिंग? नॉट इक्वल के लिए क्या करते हो? एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल का साइन लगाते हो। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए रिलेशनल ऑपरेटर आपके? ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, डबल इक्वल, इक्वालिटी चेक करता है, नॉट इक्वल चेक करवाना है। तो ये आपके कुछ 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर और डबल स्टार आपका ये वाला ऑपरेटर होता है। ये कुछ आपके क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? याद रखना बेटा, ये आपसे पूछे जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर वर्क विद नियरली ऑल टाइप ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर, बूलियन, फ्लोट पढ़ा था हमने। सारे डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सभी डेटा टाइप के बारे में मैंने बताया था। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो सभी डेटा टाइप के साथ काम करते हैं, चाहे नंबर हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल हो। ओके, अब रिलेशनल ऑपरेटर वर्क ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है, इसके अपने कुछ सिद्धांत है। जैसे आपके अपनी लाइफ में कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत है ना, बिल्कुल वैसे ही। यदि न्यूमेरिक टाइप वैल्यू आप देते हो, द वैल्यूज आर कंपेयर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 and 4.0 विल बी ट्रीटेड एज इक्वल, है ना। 4 और यदि 4.0 को आप चेक करते हो तो यस, यदि इनको इक्वालिटी चेक करवा रहे हो तो इसका आंसर आएगा ट्रू। व्हाई? बिकॉज नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और नंबर दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है ना। अगर 4.0 लिखोगे वो भी 4 के इक्वल है, 4 लिखोगे वो भी 4 के इक्वल है। हाँ, लेकिन यदि आपने यहाँ पे लिखा 4.5 और फिर इक्वालिटी चेक करवा रहे हो तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको आंसर फॉल्स। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? बिल्कुल मैथ्स में जैसा नहीं होता 3.0 और 3 लिख दिया, बोथ विल द सेम। एक फ्रैक्शनल में डिनोट कर रहे हो, एक को आप इंटीजर में डिनोट कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? ये आपका इंटीजर में डिनोट हो रहा है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट में डिनोट हो रहा है, बस। बाकी नंबर्स तो सेम है, एक्चुअल में तो सेम है। सो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है। अब यदि हम स्ट्रिंग की बात करें कि दो स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल ए और फिर मैंने लिखा स्मॉल ए, क्या ये दोनों इक्वल है? अब आप तो कह दोगे कि हाँ मैम ये तो इक्वल है, बस कैपिटल और स्मॉल में ही तो लिखा है। बट बेटा कंसेप्चुअली इन लैंग्वेज इट इज डिफरेंट। कैरेक्टर्स को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कन्वर्ट हम नहीं करते, मतलब इंटरनली सिस्टम कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करता है? इनके आस्की कोड्स में, इनके यूनिकोड्स में। ठीक है, तो ए और स्मॉल ए दोनों की एक आस्की वैल्यूज होती है जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है, स्मॉल ए की 97 होती है। तो बताओ अब इन आस्की वैल्यू के हिसाब से क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। सो व्हाट इज द आंसर? फॉल्स इज द आंसर।
ओके हमारे हिसाब से दोनों कैरेक्टर्स है तो इक्वल है मैम, एक कैपिटल एक स्मॉल है बस, बट सिस्टम के हिसाब से यदि इन कैरेक्टर्स को, क्योंकि सिस्टम तो नहीं समझता है ना, कंप्यूटर सिस्टम कहाँ समझता है कुछ भी, सिर्फ 0 1 समझता है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पहले, इन कैरेक्टर्स को पहले आस्की वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उस आस्की वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि दोनों की आस्की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो फिर वो आपको जो भी बूलियन आंसर होगा वो रिटर्न करेगा, अदर ट्रू और फॉल्स। इसको कहते हैं लैग्जो, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, लैग्जोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ठीक है, सो स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। इसी को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग कहते हैं। मतलब डिक्शनरी में जो वैल्यूज है, मतलब जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है, उसमें हर एक कैरेक्टर की, हर एक स्ट्रिंग की जो आस्की वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन होता है। ठीक है, वही लाइन लिखी देखो, कैपिटल लेटर्स आर कंसीडर्ड लेजर देन स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स की जो आस्की वैल्यूज होती है वो लेजर होती है एज कंपेयर टू स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स स्टार्ट होते हैं 65 से, 65 में आप 26 प्लस कर लो तो कैपिटल जेड की वैल्यू मिल जाएगी, 97 में 26 प्लस कर लो तो स्मॉल जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कैपिटल लेटर्स। ओके, सो वही लाइन लिखी कि कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, पाइथन इज नॉट इक्वल्स टू, पाइथन बुक इज नॉट इक्वल्स टू बुक्स। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आप बुक को चेक करवाते हो बुक्स से क्या ये दोनों इक्वल है, तो पाइथन इसको रॉन्ग प्रूफ कर देगा। ठीक है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर चेक होता है, उनकी आस्की वैल्यूज चेक होती है। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग इज इंप्लीमेंटेड विया करस्पॉन्डिंग कोड्स और ऑर्डिनल वैल्यूज लाइक आस्की और यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग कंपेयर्ड। दैट इज द रीजन कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए। आस्की वैल्यू ऑफ लेटर ए 65 एंड लेटर स्मॉल लेटर ए इज 97 विच इज लेस देन द कैपिटल स्मॉल ए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई अच्छे से, वही जो मैंने बताई कहानी वही लिखी हुई है। फॉर द सेम रीजन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अभी सेम रीजन के लिए आपको जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यदि मैं स्पेस की बात करूं, जो स्पेस आप प्रेस करते हो ना कोई वर्ड लिखने के बाद, तो स्पेस की आस्की वैल्यू 32 होती है, स्पेस को भी काउंट किया जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एप्पल इज ग्रेटर देन, एक स्पेस दे दी फिर एप्पल लिखा हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा है एप्पल, ठीक है, ग्रेटर देन, यहां एक स्पेस दी है फिर एप्पल लिखा हुआ है। तो अब आप तो बोलोगे मैम दोनों ही तो एप्पल लिखा है, मैं अगर स्पेस नहीं बताती हूं तो आप तो यही बोलोगे मैम दोनों तो एप्पल है, तो इसमें ग्रेटर और लेस का क्या सीन है। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, जरा ध्यान से देखो, स्पेस भी है और स्पेस की वैल्यू 32 होती है, तो स्पेस इज ऑल्सो काउंट। बात समझ में आ गई। यदि आपने स्पेस दी है तो ये आपको, यहां देखो, यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा है तो इक्वालिटी के केस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन ग्रेटर के चेक में यस दिस एप्पल इज ग्रेटर। ओके, तो जो भी जिसकी भी आस्की वैल्यू बड़ी होगी ना बेटा, वो आंसर आपको रिटर्न होगा। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं तो आपको मैं इजिली यहां पर बता पाऊंगी। सपोज कि मैंने यहां पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड में कैपिटल ए, क्या लिखा, सिंगल इन्वर्टेड में कैपिटल ए, और अभी हम यहाँ इक्वालिटी चेक करवाते हैं और स्मॉल ए की इक्वालिटी चेक करवाते हैं। नाउ सी द आंसर, देखो बहुत ध्यान से, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। नाउ आई प्रेस एंटर, द आंसर इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज कैपिटल ए की वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू मैम 97 है ना। अब सेम चीज यदि मैं यहाँ पर स्पेस के साथ करती हूँ, चलो मैं एप्पल ही लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा APPLE एप्पल विदाउट स्पेस। नाउ आई जस्ट पुट डबल इक्वल, ओके, हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं और यहाँ पे अब मैं स्पेस के साथ में एप्पल लिखती हूँ। सपोज मैंने यहाँ 2 स्पेस दे दी और फिर मैंने एप्पल लिखा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज। नाउ आई प्रेस एंटर, देखो हियर्स द आंसर इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज ये जो 2 स्ट्रिंग हम चेक करवा रहे हैं ना वो इक्वल नहीं है। ओके, अब इक्वालिटी, अब आप यहाँ पे ग्रेटर लेस भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए, ओके, अब ये एक एग्जांपल ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, डजंट मैटर। ओके, कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, हम चेक करते हैं कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, देन द आंसर इज फॉल्स। सी व्हाई? क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 है। ओके, और सेम चीज आप इंटीजर के साथ भी रन कर सकते हो, ठीक है, इंटीजर के केस में भी यही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 65 इज लेस देन 89, सो आंसर इज ट्रू, यस 65 इज लेस देन 89। ओके, इक्वालिटी भी चेक करवा सकते हो, नॉट इक्वालिटी भी चेक करवा सकते हो, इट डिपेंड्स। तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। नाउ 2 लिस्ट एंड सिमिलरली 2 टपल्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स इन सेम ऑर्डर। अभी तो बात की मैम हमने कुछ स्ट्रिंग की और कुछ कैरेक्टर्स की और कुछ नंबर्स की, बट व्हाट अबाउट जब आप लिस्ट और टपल्स का यूज करते हो, तो ध्यान से समझना। सपोज किसी लिस्ट में आपने 1 2 3 असाइन किया है, ये लिस्ट 1 है और दूसरी लिस्ट भी आपने सेम बना दी 1 2 3, तो सेम नंबर्स सेम ऑर्डर में तरीके से अरेंज्ड है, तो L1 इज इक्वल्स टू L2, तो इसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा।
और सपोज कि यहाँ आपने एक एलिमेंट 4 और दिया और फिर चेक करवा रहे हो, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो सेम यदि लिस्ट या टपल आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप देखना ये दोनों इक्वल तभी होगी जब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट सेम ऑर्डर में भी होंगे। ओके तो ही दोनों लिस्ट या दोनों टपल इक्वल होंगी। बूलियन ट्रू इज इक्वल्स टू 1 एंड बूलियन फॉल्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। अब आपको ये अच्छे से पता है, डेटा टाइप में बताया था कि ट्रू वैल्यू जब मिलती है इट मींस 1 एंड फॉल्स मिलता है इट मींस 0। ट्रू 1 को डिनोट करता है एंड फॉल्स 0 को डिनोट करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, देखो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। सुमिता अरोरा बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और सुमिता अरोरा बुक की एक एक लाइन में आपको यहाँ समझा रही हूँ। दैट्स वाई बेटा हमारे जो सेशन है वो इतने लेंदी जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं ना वो अपने आप में ही बहुत शानदार और तगड़ी बुक है, क्योंकि जो 12th क्लास में आपका पेपर बनेगा वो यहीं से बनेगा। और ये बात सीधी सीधी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि क्लास 12th में रिवीजन ऑफ क्लास 11th पाइथन का जो रिवीजन है वो एज इट इज स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये जो क्लास 11th में पढ़ रहे हो ना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग दिस थिंग कि क्लास 11th में बहुत अच्छे से पाइथन को पढ़ना, क्योंकि क्लास 12th में आपको एज इट इज पूरा पढ़ना है। ओके तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पर जितने ऑपरेटर्स, जो भी डेटा टाइप्स, जो भी पाइथन का पढ़ाऊंगी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ 11th बल्कि 12th के लिए भी, है ना। तो अब देखो P और Q यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3.0। यदि इसको ग्रेटर और लेस चेक कराते हो तो फॉल्स आएगा, ग्रेटर इक्वल के केस में ट्रू आएगा, डबल इक्वल चेक करवाओगे तो ट्रू आएगा, लेस करवाओगे तो फॉल्स आएगा, लेस इक्वल चेक करोगे तो ट्रू आएगा, नॉट इक्वल चेक करोगे तो फॉल्स आएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना 3 और 3.0। ओके ना तो 3.0 से छोटा है ना 3.0 से बड़ा है, इक्वल है क्या? यस मैम इक्वल है। ओके लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल भी आप यहाँ पे चेक करोगे, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे चेक हो रही है। ओके जी आगे बात समझ में। 6 और 4 को चेक किया तो वही सेम आंसर आपको यहाँ दिख रहा है। कैपिटल ए को चेक करोगे तो क्या ये ग्रेटर लेस है? फॉल्स मैम, दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या है? इक्वल है। नॉट इक्वल है क्या? फॉल्स। स्मॉल ए कैपिटल ए को चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलना है जो मैंने बताया। इसको आप एक बार रन करके जरूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे तो मैं यहाँ रन करके आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली, बट फिर भी अब इस रिलेशनल ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनके साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंडीशन को ही चेक कर रहे हो या नंबर को ही ग्रेटर लेस पता कर रहे हो, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। कैसे मैम? ध्यान से देखो, a+5 इज ग्रेटर देन c-2। सपोज कि a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 दे दी और c की वैल्यू मैंने 5 दे दी। अब मैंने यहाँ लिखा a+5 इज ग्रेटर देन c-2, तो a+5 मतलब 15 हुआ और 5-2 मतलब कितना हुआ? 3। क्या ये ग्रेटर है? तो यहाँ आप देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है प्लस और माइनस, इनके साथ में आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हो एंड देन इट रिटर्न्स द आंसर आइदर इन ट्रू और इन फॉल्स। ओके सो दिस इज अगेन पॉसिबल कि आप रिलेशनल ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड ऑपरेटर, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैम आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना? यहाँ पे आप देखते हो कि कोई भी वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में है या नहीं है, चेक करवाते हो। तो इज और इज नॉट 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं विच आर यूज टू चेक इफ बोथ ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी और नॉट। मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से हम मेमोरी को चेक करते हैं। आपको मैंने लास्ट में एक आईडी फंक्शन का मतलब बताया था। आईडी फंक्शन हमने रन किया था पार्ट 1 में, डेटा हैंडलिंग के पार्ट 1 में आईडी फंक्शन का यूज मैंने आपको बताया था, याद है? ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का ही एक फंक्शन होता है जो कि ये चेक करता है कि वेरिएबल में जो वैल्यू है वो किस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हुई है। यदि सेम वेरिएबल की वैल्यू सेम मेमोरी मतलब यदि वेरिएबल की वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन पे होती है तो इट रिटर्न्स ट्रू, और यदि अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे होती है तो इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके अभी कैसे समझो यहाँ पर। सो द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी, द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। यदि सेम होती है तो ट्रू और नहीं होती है तो फॉल्स। 2 ऑपरेंड की मेमोरी लोकेशन को चेक करेगा। 2 ऑपरेंड की मेमोरी लोकेशन यदि सही है, सेम हो रही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10 दिया, b इज इक्वल्स टू 20 दिया मैंने। अब a जो है वो मेमोरी लोकेशन 101001 पे स्टोर हुआ, b जो है वो मेमोरी लोकेशन 2001 पे हुआ। अब यदि मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया मैंने? सपोज यहाँ पे चेक किया a इज b, क्या a और b की मेमोरी लोकेशन सेम है? नहीं है, तो इट रिटर्न्स फॉल्स, इट रिटर्न्स फॉल्स।
और यदि ये सेम मेमोरी लोकेशन पे होते, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर 20 की जगह क्या असाइन किया होता, इस 20 की जगह पर मैंने दोनों में 10 असाइन किया होता, तो भाई ए और बी दोनों इसको ही पॉइंट कर रहे होते और दोनों की मेमोरी लोकेशन 101 ही होती। तो इन दैट केस इट रिटर्न्स व्हाट, इन दैट केस इट रिटर्न्स फॉल्स, ट्रू। समझ में आ गई बात समझ में आई कि जब दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है तो इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, और यदि वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो इट रिटर्न्स फॉल्स। ये तो इज की कहानी हुई, बट व्हाट अबाउट इज नॉट? तो इज नॉट वर्क्स एज द रेसिप्रोकल ऑफ इज। यदि सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो इज नॉट रिटर्न ट्रू, और यदि पॉइंट कर रहे हैं तो इज नॉट रिटर्न्स फॉल्स। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल काम करता है इज नॉट। ओके, सो देखो पढ़ लेते हैं। ए इज बी रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, otherwise returns false. Is not returns true if both operands are pointing to different object, otherwise returns false. Okay, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a is equals to 10, b is equals to 10, जो मैंने अभी बताया वही लिखा है। a is b then it returns true because यहाँ पर a और b दोनों ही एक सेम मेमोरी लोकेशन 1001 को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों में सेम वैल्यू है और दोनों ही इसी को पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या हो गई, सेम, तो इट रिटर्न्स ट्रू। और इसको चेक करना है तो आईडी फंक्शन से इसको चेक कर सकते हो, है ना। दिया हुआ एग्जांपल देखो यहाँ पर। ओके, ए की वैल्यू 235, बी की वैल्यू 240, सी की वैल्यू 235। ए और बी को चेक करें, 235 और 240 अलग अलग जगह पर स्टोर है, इस फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ए और सी की वैल्यू सेम है, 235 235, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो ए इज सी, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अभी चेक करना है कि वाकई मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है, तो आईडी फंक्शन में आपने वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। चलो देखें करके प्रैक्टिकली, आपको समझाती हूँ। यहाँ पर यहाँ हमने सपोज कोई वेरिएबल लिया हुआ है क्या, यस, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। आप देख रहे हो मैंने यहाँ वैल्यू ली हुई है। अभी सपोज कि मैं यहाँ लिखती हूँ a इज b, नाउ आई प्रेस एंटर, तो हियर्स द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या है, मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। चेक करना है तो आप id फंक्शन से यूज कर सकते हो। id ऑफ a लिखोगे तो देखो लोकेशन आ गई 624, लास्ट में देखो 624। अभी मैं यहाँ लिखती हूँ id ऑफ b, तो आप देखोगे इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट आएगी 304, दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे इज फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी यदि मैं यहाँ पे इज नॉट चलाती हूँ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, a इज नॉट b। ओके, नाउ आई प्रेस एंटर, सो इट रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि इज नॉट तो अलग मेमोरी लोकेशन पे ही ट्रू रिटर्न करता है ना, जब सेम मेमोरी लोकेशन मैच नहीं होती है। तो इज नॉट, a इज नॉट b, देन इट रिटर्न्स ट्रू, और यहाँ पे वही केस सही हो रहा है ना। तो अब आप a में 10 b में 10 देते हो और फिर इसको चेक करोगे तो आंसर विल बी ट्रू। आ गई बात समझ में? अब इसको आप रन करके देखना आगे। सो होप सो आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर, जिसको कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिक्स को अप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है इज, और एंड नॉट। इज और इज नॉट तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट या और एंड नॉट, जो आप बोलो 3 होते हैं बेटा जी, ठीक है। एंड, और, एंड, नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, और इनको टेस्ट करने के लिए ट्रुथ वैल्यू का हम यूज करते हैं, ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। कैसे इनको यूज किया जाता है ध्यान से समझो। ट्रुथ वैल्यू इनकी चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइथन एसोसिएटेड विथ ईच वैल्यू टाइप, हर एक वैल्यू की कुछ ट्रुथ वैल्यू होती है ना। जैसे मैंने बोला सपोज कि सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है, तो ये सही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मैम सन जो है ईस्ट से पूर्व दिशा से ही उगता है ना, और कहाँ पे सेट होता है? पश्चिम में जाके, है ना जी। तो ये आपको समझ में आया, ये क्लियर है, ये ट्रुथ है। तो ऐसे जो भी डेटा वैल्यूज आप देते हो ना, उसकी एक ट्रुथ वैल्यू होती है, उसकी ट्रुथनेस चेक की जाती है। तो यहाँ पे हम लॉजिक्स को चेक करते हैं विद द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो पहले फॉल्स की यदि वैल्यू की बात की जाए, वैल्यू विद द ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, जिनकी वैल्यू फॉल्स होती है तो वो नन हो सकता है। जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दी तो नन मींस फॉल्स जनरेट होगा। किसी बूलियन वैल्यू का आंसर फॉल्स आ रहा है, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 और a इज ग्रेटर देन b, क्या 10 20 से ग्रेटर है? नहीं है ना, फॉल्स आ रहा है। तो किसी बूलियन वैल्यू का आंसर जब फॉल्स आ रहा है तब भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी। 0 अगर कोई न्यूमेरिक टाइप आ रहा है तो भी वैल्यू फॉल्स होगी। एम्प्टी लिस्ट है या एम्प्टी टपल है तो फॉल्स होगा।
यदि आपकी जो मैपिंग हो रही है डिक्शनरी में उसमें कोई की वैल्यू पेयर आपने नहीं दिया है तो फॉल्स रिजल्ट जनरेट होगा। तो ये फॉल्स के केसेस हो गए। अब वही ट्रू के केसेस क्या होंगे, ऑल दी अदर वैल्यूज कंसीडर्ड एज ट्रू, जितनी अदर वैल्यूज है जो कैलकुलेशन पे आपका आंसर आ रहा है वो सभी ट्रू कंसीडर होंगी। सो द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड। जो ऑपरेंड में आपने वैल्यूज दी हुई है ना, ये जो वैल्यूज आपने दी हुई है इनमें जो कंपैरिजन हो रहा है उसके बेसिस पे आप ट्रू फॉल्स वैल्यू को डिफाइन करते हो। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर में और को। और क्या कहता है, और ये कहता है कि यहां पे आप दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हो और कंबाइन करने के बाद में जो और ऑपरेटर है वो दो तरीके से काम करता है। रिलेशनल एक्सप्रेशन को एज ए ऑपरेंड कंबाइन करो, ये नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट को एज ए ऑपरेंड कंबाइन करो। ठीक है, पहले हम जानते हैं किसके बारे में, पहले हम जानते हैं यहां पर रिलेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस की यदि बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर a ग्रेटर देन b, ओके, और लगा दिया और लगा के लिख दिया सपोज कि b ग्रेटर देन a। तो ये दो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, ये दो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए जो अभी हमने पढ़े, और से इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 20, तो भाई 10 इज ग्रेटर देन 20, इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। और b मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10, इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, है ना, इसका फॉल्स इसका ट्रू। बीच में यूज हो रहा है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर इन दोनों ट्रूथ वैल्यूज पे एक वैल्यू जनरेट करेगा। जब एक फॉल्स और एक ट्रू होती है तो और ऑपरेटर जनरेट करता है यहाँ पे ट्रू वैल्यूज। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब एक फॉल्स एक ट्रू होती है तो और ऑपरेटर आपको क्या जनरेट करके देता है, ट्रू। जब दोनों फॉल्स होती है तो और ऑपरेटर आपको फॉल्स जनरेट करके देता है। जब एक ट्रू एक फॉल्स होती है तो ये ट्रू जनरेट करेगा, और जब दोनों ट्रू होगी वैल्यूज तो ये ट्रू जनरेट करके देगा। तो ये आपकी कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 जो यहाँ पे XY लिखा हुआ है ना, इस केस में समझ लो। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। ये x कंडीशन हो गई, ये y। जब x और y कंडीशन ट्रू है देन इट रिटर्न्स ट्रू। जब x और y कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है अगेन रिटर्न्स ट्रू, और जब x और y दोनों फॉल्स होगी इन दैट केस ओनली और रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, कहानी समझ में आई। अब बताती हूँ एंड की कहानी, ये तो और की समझे हम, है ना। अब एंड जो है वो कैसे काम करता है, x एंड y, एंड ऑपरेटर भी होता है एक। यदि मान लो मैंने यहां पर और की जगह पर लगा दिया एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, एंड। तो एंड कैसे काम करेगा, एंड दोनों केस में कोई भी एक फॉल्स होगी तो आपको फॉल्स ही आंसर रिटर्न करेगा। जब तक कि दोनों ट्रू नहीं होगी तब तक ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। मेरी बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, एक भी फॉल्स है तो भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये ट्रू कब देगा, जब दोनों ट्रू होगी तभी आपको ट्रू आंसर देगा। एंड दिस इज हाउ अबाउट एंड। ठीक है, क्लियर हुआ। और ऑपरेटर के केस में इसका आंसर आपका ट्रू आएगा और एंड ऑपरेटर के केस में इसका आंसर आपका फॉल्स आएगा। क्लियर, ये ट्रुथ टेबल है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये जब आप लॉजिक सप्लाई करते हो ना, जब आपको दो कंडीशंस को चेक करवाना होता है, दो से ज्यादा कंडीशंस को आपको एक्सेस करना होता है, तब बेसिकली यहां पर आंसर जो जनरेट होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, सो और ऑपरेटर इवैल्यूएट्स ट्रू इफ इट्स ऑपरेंट्स वैल्यूज टू ट्रू, फॉल्स इफ बोथ द ऑपरेंट्स वैल्यू फॉल्स। और यदि एंड की बात करें तो एंड ऑपरेंट्स इवैल्यूएट ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके, चलो, तो होपफुली आपको समझ में आया। वही एग्जांपल यहां दिया हुआ है, 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू 8। बताओ जल्दी, 4 इज इक्वल्स टू 8, मैम ये तो ट्रू है ना, और 5 इज इक्वल्स टू 8, मैम ये तो फॉल्स है। बीच में लगा दिया मैंने और ऑपरेटर, और क्या करता है, और बेसिकली कोई भी एक ट्रू होती है तो उस केस में हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। एंड सपोज यहां मैंने लगा दिया कौन सा ऑपरेटर, सपोज मैंने यहां लगा दिया एंड ऑपरेटर। एंड क्या करता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होगी तब तक आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, क्लियर हुआ। अलग अलग एक्सप्रेशन से इसको आप चेक कर सकते हो। चलो एक बार एक एग्जांपल बता देती हूँ, है ना। इसको बंद कर लेते हैं और इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं हम पाइथन आईडीएलई को। क्लियर, तो पाइथन आईडीएलई पर आ चुके हैं और यहाँ पे अब मैं आपको एंड और की कहानी समझाने वाली हूँ। जरा ध्यान से समझना प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज मैंने लिखा 4 इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब इसको ब्रैकेट में लिखना बेटा। ओके, इसको कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट में, क्योंकि पाइथन जो है एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है वैल्यूज को। नाउ आई राइट हियर, और क्या लिखा मैंने, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं यहां पर सपोज 5 इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट क्लोज। बहुत ध्यान से समझना जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई और क्या करता है, ठीक है। नाउ आई प्रेस एंटर, सो सी इट रिटर्न्स ट्रू। वाई? एक तो ट्रू है ना, 4 तो 4 के इक्वल है ही मैम, 5 8 के इक्वल नहीं है, बट एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो और रिटर्न ट्रू। सेम स्टेटमेंट यदि मैं और एंड के लिए चलाती हूं, ध्यान से समझना, फॉर इज इक्वल्स टू 4 और एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, एंड ऑपरेटर, AND एंड ऑपरेटर, और यहां लिख देते हैं सेम वैल्यूज, 5 इज इक्वल्स टू 8। नाउ आई प्रेस एंटर, है ना, स्पेस मत देना बेटा, अदरवाइज एरर जनरेट होगी। नाउ आई प्रेस एंटर, सो इट रिटर्न्स फॉल्स। व्हाई? बिकॉज दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। कहानी समझ में आ गई, दोनों ऑपरेटर्स क्लियर है। अभी तो मैंने इक्वल के लिए चेक किया, आप ग्रेटर लेस के लिए भी चेक कर सकते हो। भाई जैसा प्रोग्राम बनाओगे, जैसा आपका लॉजिक होगा, वैसा ही काम करेंगे। चलो मैम, तो अब बढ़ते हैं इसी में नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट ऑपरेंड की तरफ, कि मैम ये तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पे देखा, ग्रेटर लेस इक्वल्स पे, बट वही यदि मैं बात करूं नंबर्स की, लिस्ट की, स्ट्रिंग की, तो क्या? सो व्हेन एन ऑपरेटर हैज इट्स ऑपरेंड्स एज नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट, देन और ऑपरेटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। क्या? ध्यान रखना, ये टेबल होगी आपकी नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट के लिए, वो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए थी। इस केस में एन एक्सप्रेशन x और y, इफ फर्स्ट ऑपरेंड हैज फॉल्स वैल्यू देन इट रिटर्न्स सेकंड वैल्यू। अगर पहले की वैल्यू फॉल्स है तो ये आपको दूसरा वेरिएबल रिटर्न करके दे देगा। अगर दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पर 5 और 0, बहुत ध्यान से समझना, तो 5 क्या है हमारा, 5 क्या है, यहाँ पर एक नंबर आपने लिया हुआ है, 0 को तो फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं, 5 एक नंबर है आपका, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको पहला ही आंसर रिटर्न कर देगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई, पहला आंसर रिटर्न कर देगा। और सपोज मैंने लिखा 0 और 5, तो यहाँ पे पहला ही फॉल्स है ना, तो ये दूसरा आंसर आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग आपको मिलेगा आंसर में। क्लियर हुई बात अच्छे से? क्या लिखा मैंने, 5 और 0, तो बेटा जी यहाँ पे पहला वाला जो वैल्यू है आपकी वो ट्रू है ना, कोई नंबर है, 0 को तो फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो पहला नंबर रिटर्न हो गया। ओके, ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं मिल रही, नंबर मिल रहा है। और वही मैंने लिखा 0 और 5, तो यहाँ 0 क्या है, 0 तो एक फॉल्स की तरह ट्रीट होता है, और 5 क्या है, एक नंबर एक ट्रू की तरह ट्रीट हो रहा है, तो भाई यहाँ पे सेकंड वाला नंबर रिटर्न हुआ। अंडरस्टूड? अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस, क्या दे दिया यहाँ पर, स्पेस, स्ट्रिंग के केस की बात बता रही हूँ, यहाँ दे दिया मैंने स्पेस, तो स्पेस तो फॉल्स की तरह ट्रीट होता है, ए कैरेक्टर है तो ए रिटर्न हो गया। क्लियर? वही लिखा है कि यदि दोनों फॉल्स होते हैं तो आपको सेकंड वाला नंबर रिटर्न होगा, एक पहला फॉल्स होता है तो दूसरा नंबर रिटर्न होगा, पहला अगर वैल्यू ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो पहला नंबर रिटर्न होगा, पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो भी पहला ही रिटर्न होगा। जब दोनों फॉल्स है तो सेकंड ही रिटर्न होगा, जब दोनों ट्रू है तो y x वाला नंबर ही रिटर्न होगा, मतलब पहला ही नंबर रिटर्न होगा। मीन सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 5 और 6, तो भाई 5 ही रिटर्न होगा ट्रू के केस में। और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दोनों फॉल्स, 0 और 0, तो भाई यहाँ पे सेकंड ही रिटर्न होगा, दैट इज 0। ठीक है, कहानी समझ में आई? इसके एग्जांपल से समझ में आएगी। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 0 और 0 देन इट रिटर्न 0, सेकंड एक्सप्रेशन रिटर्न। 0 और 8 इट रिटर्न्स 8 बिकॉज सेकंड एक्सप्रेशन इज रिटर्न, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स तो सेकंड इज ट्रू, है ना। 5 और 0.0 तो फर्स्ट 5 इज ट्रू ना, दैट्स व्हाई फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रिटर्न। क्लियर हो रहा है? हेलो और स्पेस, हेलो लिखा है और लिखकर स्पेस दिया है, स्पेस को तो फॉल्स ट्रीट करेंगे, हेलो इज ट्रू ना तो इट रिटर्न्स हेलो, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। क्लियर? समझ में आ रही है बात अच्छे से? तो ये स्ट्रिंग के केस में होता है, जब स्ट्रिंग नंबर या आप सिंगल नंबर को चेक करवाते हो, लेकिन जब आप कंडीशंस चेक करवाते हो तो उस केस में कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर रिटर्न होता है। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिखा 0 और 0, ओके, नाउ आई प्रेस एंटर, इट रिटर्न 0। देखो ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं मिल रही, हमें 0 मिल रहा है। नाउ अगेन आई एम राइटिंग हियर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, क्या लिखा, हेलो डबल या सिंगल इन्वर्टेड में, ओके, सिंगल डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल डबल इन्वर्टेड में आती है। और लिखा और अब मैं दे देती हूँ स्पेस। ठीक है, नाउ आई प्रेस एंटर, सो देखो हेलो इज रिटर्न ओनली, तो स्पेस 0 ब्लैंक टपल ब्लैंक लिस्ट ये सभी फॉल्स के केस में जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न ना होके आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है कौन, और ऑपरेटर, और सिमिलरली एंड भी काम करता है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है वही कि 10 इज ग्रेटर देन 20 एंड ए सपोज आपने लिखा हुआ है प्लस 10 इज लेस देन 5, तो एक एक्सप्रेशन आप यहाँ पे चेक करवा रहे हो, मतलब आप यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में एंड और को यूज कर रहे हो, तो बेटा इस केस में भी आपको आंसर रिटर्न करके देगा, इग्नोरिंग द सेकंड ऑपरेंड कंप्लीटली। इफ इट इज रॉन्ग यू कैन नॉट ऐड द इंटीजर इनटू द स्ट्रिंग। अभी देखो यहाँ पे आप ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है और इसको आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो नंबर में,
तो ये कैसे पॉसिबल है ना जी। तो इस केस में आपको सेकेंड ऑपरेटर नहीं मिलेगा। नाउ द नॉट ऑपरेटर, दैट इज द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर। अभी नॉट की क्या कहानी होती है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट की तरह। कैसे यूज होता है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट समझते हैं ना, मैथ्स में पढ़ा है, माइनस की वैल्यू प्लस में मिलती है, प्लस की वैल्यू माइनस में मिलती है, जीरो की वैल्यू 1 मिलती है, 1 की वैल्यू 0 मिलती है, ट्रू की वैल्यू फॉल्स मिलेगी, फॉल्स की वैल्यू ट्रू मिलेगी। दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो वही नॉट ऑपरेटर का काम है। यदि कोई वैल्यू आंसर ट्रू आ रहा है तो उसका फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो उसका आंसर ट्रू रिटर्न कर देगा। यदि आंसर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा। सो द बूलियन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क एज अ सिंगल एक्सप्रेशन और ऑपरेटर। यहाँ पे हम एक सिंगल ऑपरेटर ही देते हैं जिसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकली नॉट ऑपरेटर नेगेट्स द एंड रिवर्स द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जो ट्रुथ वैल्यू उसको नेगेट करता है, उसको ऑपोजिट जो है रिटर्न करता है हमें, ठीक है। इफ द वैल्यू इज ट्रू then it returns false and it's vice versa, है ना। एंड और ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, बट ये जो नॉट ऑपरेटर है वो किस पर काम करता है, एक यूनिक या सिंगल ऑपरेटर्स पर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नॉट ऑफ 5, तो रिजल्ट इनटू फॉल्स बिकॉज 5 इज नॉन जीरो नंबर, है ना। यहां लिखा हमने नॉट ऑफ 0 रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 0 इज 0 ना, 0 की वैल्यू फॉल्स है बट इट रिटर्न्स ट्रू। Okay, not of -4 returns false because -4 is non-zero number. Okay, 5 is greater than 2, it returns true, but not की वजह से क्या रिटर्न हो रहा है आपको, false. 5 is greater than 9, it returns false, but not की वजह से क्या रिटर्न हो रहा है, true. तो क्लियर हो रही है पिक्चर, समझ में आ रही है भाई। मैंने लिखा 5 is greater than 2, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, लेकिन यदि इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो ये आंसर ट्रू की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स में। समझ में आ गया अच्छे से, ये नॉट की कहानी होती है। चलो नॉट को भी एक बार रन करके बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 ग्रेटर देन 2, ओके, या लेस देन, ग्रेटर देन लिख दो, 5 ग्रेटर देन 2। देखो तो आंसर इज ट्रू, बट वही मैं यदि नॉट के अंदर लिखती हूँ 5 ग्रेटर देन 2, ये नॉट के अंदर मैंने लिखा, देन इट रिटर्न्स फॉल्स। डन, हेंस प्रूव्ड। तो कहानी समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर हो गई है पूरी। चलो बेटा जी, अब इसके कुछ जो हमने अभी 3 ऑपरेटर्स पढ़ लिए उसका एक समरी ध्यान से समझ लो। लॉजिकल ऑपरेटर आपके और, एंड और नॉट होते हैं। ये कब आपको फॉल्स और ट्रू रिजल्ट करते हैं रिटर्न, वो मैंने बता दिया, और इसके बारे में सेकंड आर्गुमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो एक समरी के फॉर्मेट में है पूरा जो अभी हमने समझा। नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। फिर टाइप कास्टिंग पढ़ के खत्म करूंगी इस सेशन को। सो डोंट पैनिक, सेशन थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड्स अनदर कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जिसको बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। अभी ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं ना, वो सिर्फ 0 and 1 बिट पर काम करते हैं। वाई मैम, क्योंकि कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 and 1 बाइनरी नंबर्स को, और बाइनरी नंबर्स पे जो ऑपरेटर काम करते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है बिटवाइज के लिए वो है एंड, और बिटवाइज एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आपने अभी लॉजिकल देखे ना, एंड और नॉट, ये नॉर्मली वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। कोई स्ट्रिंग हो गया, कोई नंबर्स हो गया, कोई एक्सप्रेशन हो गया, सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन वही ये लॉजिकल हो गए आपके, ठीक है। लेकिन वही जब बिटवाइज की बात करते हैं ना, तो बिटवाइज के केस में यही एंड इस तरीके से ट्रीट होता है, यही और इस तरीके से ट्रीट होता है। अच्छा, 5 सिंबल होता है यहाँ पे और में, ये एंड, ये और नॉट आपका ये होता है, ठीक है। एक और सिंबल होता है यहाँ पे जिसको कहते हैं हम एक्सॉर, नॉट टिल्ड सिंबल होता है ना, क्या होता है इस तरीके से टिल्ड। एक्सॉर होता है जिसको कहते हो आप इस तरीके से। तो ये 4 जो होते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे ऑपरेट होते हैं, 0 1 0 1 0 1 जो बिट्स होती है ना उस पर, ठीक है। अब ये करते क्या है मैम, बिटवाइज एंड ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई करोगे तो जो एंड काम करता था, क्या काम करता था मैम, एंड, कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, वही सेम चीज, अदरवाइज फॉल्स। और ऑपरेटर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मैम ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एंड और नॉट आपको TF ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते थे, ये आपको 1 0 0 1 रिटर्न करेगा। बस दिस इज द डिफरेंस। बात समझ में आ गई। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। क्लियर। तो यहां जो टेबल बनेगी वो वही बनेगी। और जो एक्सॉर है वो काम करता है जब दोनों वैल्यूज आपकी या तो ट्रू होगी तो 1 और अदरवाइज नहीं होगी तो फॉल्स। ओके, तो अब देख लो जरा। और कॉम्प्लीमेंट प्लस का माइनस, माइनस का 1, मतलब 1 का 0, 0 का 1 रिटर्न करेगा। अब 1 by 1 इसकी टेबल बताती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। बहुत ध्यान से समझना। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर। दिस नॉर्मल एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो दोनों कंडीशन ट्रू मतलब 1 1,
1 1 मतलब ट्रू, तो ही इसने 1 रिटर्न किया ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी या दोनों ही फॉल्स होगी तो इस केस में आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चाहे मैं एंड की बात करूं चाहे मैं बिटवाइज एंड की बात करूं, द आंसर विल बी सिमिलर। यहाँ पे फॉल्स 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 ट्रू आंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको 0 0 0 1 आंसर मिलेगा, बोथ विल बी द सेम, बस द आंसर इज इन बाइनरी फॉर्म। ओके अब एक एग्जाम्पल समझो, देखो ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है, इसको समझाती हूँ तो ये कहानी तो इसी के बेसिस पे लिखी हुई है। यहाँ दिया हुआ है 13 और 12। अभी 13 का बाइनरी नंबर होता है 1101, 12 का बाइनरी नंबर होता है 1100। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स को चेक किया जाएगा। एंड रिटर्न करता है क्या, जब दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। अब इनका बाइनरी नंबर चेक करना है तो एक बिन नाम का फंक्शन होता है जो बाइनरी नंबर को बताता है। बिन ऑफ 13 लिखोगे तो आप देखो यहाँ बाइनरी नंबर 13 का मिलेगा, बिन ऑफ 12 लिखोगे तो 12 का बाइनरी नंबर मिलेगा। 13 एंड 12 में आंसर आपको रिटर्न हो रहा है 12। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो इसको आंसर भी आपको फाइनली मिल जाएगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है, वो आपको बेसिकली रिटर्न हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ट्रू रिटर्न करता है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो यहाँ पे एक एक बिट्स को चेक किया जाएगा। अच्छा इसको रन करके बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे बिन फंक्शन और बिन फंक्शन में लिखा 13, ओके, और फंक्शन क्लोज किया, सो हियर्स द आंसर इज 1101। एंड सिमिलरली यदि आप यहाँ पे बिन फंक्शन अप्लाई कर देते हो बाइनरी फंक्शन 12 के लिए, है ना, तो हम यहाँ पे 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर 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 लिखना बेटा जी, कोई भी गलती करी तो एरर आ जाएगी। नाउ आई प्रेस एंटर, सो हियर्स द बाइनरी नंबर ऑफ 12 ऑल्सो। अब यदि आप इसमें बिटवाइज एंड अप्लाई करते हो तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 13 एंड 12, नाउ द आंसर इज 12, मतलब सेकेंड ऑपरेटर रिटर्न हो रहा है। आप इसको बाइनरी नंबर में भी लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर में लिखती हूँ लाइक 1101 एंड ओके एंड 1100, ओके, तो देखो सेकेंड ऑपरेटर इट विल रिटर्न, सो 1100 द सेकेंड ऑपरेटर विल रिटर्न हियर। ओके तो ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर। वैसे बाइनरी ऑपरेटर आता नहीं है बट इन केस कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए। जो आते हैं ऑपरेटर्स वो आपके लॉजिकल एंड और नॉट तक ही आते हैं। अभी और का क्या काम होता है मैम, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, है ना, सॉरी ये तो एंड की कहानी होती है। और में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न मिल जाएगा। तो वही देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज एक भी ट्रू है तो हमें ट्रू ही आंसर रिटर्न कर रहा है। जो आपका और काम करता है वही यहाँ पर आपका बिटवाइज और भी काम करता है। The truth table is here, same truth table है दोनों की, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल इज हियर ऑल्सो, देखो बिन ऑफ 13 इज 1101, 12 इज 1100, और ऑपरेटर यूज कर लिया तो इट रिटर्न्स 13, एंड ऑपरेटर यूज करोगे तो इट रिटर्न्स 12, है ना, द सेम थिंग इज हियर। अभी अगर मैं यहाँ पर और यूज करके बताऊं आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज 13 और ओके और होता है आपका पाइप सिंबल। देखो कहाँ मिलेगा ये आपको, ये कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा एंटर की के पास में, ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड में आप सर्च करोगे तो एंटर की के पास में आपको ये और सिंबल मिलेगा बिटवाइज। और अगर सेम चीज मैं यहाँ लिखती हूँ 1101 और लगाती हूँ और फिर लिखती हूँ यहाँ पर लाइक क्या 1100, देन द आंसर इज 1101। तो 13 का ही आंसर आपको रिटर्न हो रहा है। ओके तो बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस जान लेते हैं। इसके पहले नॉट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि जो आपका नेगेशन ऑपरेटर है। अभी ये जितने ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए यहाँ पर, है ना, इन सारे ऑपरेटर्स की एक प्रेसिडेंस होती है कि जब आप कोई एक्सप्रेशन यूज करते हो तो इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में बॉडमास रूल पढ़ा है कि नहीं, बताओ जल्दी से जरा। बॉडमास रूल पढ़ा है ना। बॉडमास रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो मैम, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 + 4 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6, तो आप क्या करोगे, यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले तो मैम हम यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही करोगे ना, यही बॉडमास रूल कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। जब आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन पाइथन में कैलकुलेट करने को देते हो ना इंटरप्रेटर को, तो इंटरप्रेटर यहाँ पर पाइथन में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को सेट कर देता है कि कौन सा जो ऑपरेटर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। एंड हियर्स द प्रेसिडेंस। सबसे पहले कैलकुलेट होगा ब्रैकेट, वही बॉडमास रूल में जब ब्रैकेट कैलकुलेट होता है ना, वही आप सबसे पहले ब्रैकेट कैलकुलेट होगा जो ग्रुपिंग कर देता है। ब्रैकेट के बाद आती है सेकंड प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस, वो होती है एक्सपोनेंशिएशन की, मतलब पावर कैलकुलेट होगा। पावर के बाद बिटवाइज नॉर,
ठीक है। देन उसके बाद में आपका यूनरी ऑपरेटर, पॉजिटिव निगेटिव यूनरी ऑपरेटर। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना। फिर आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। मतलब पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर, डिवीजन, रिमाइंडर, देन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट बिटवाइज एंड और नॉट, एंड देन उसके बाद कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इज नॉट, ओके। फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। तो यदि मैं बात करूं लेस प्रेसिडेंस की, तो वो किसकी होती है? बुलियन एंड और नॉट की, जिनकी वैल्यू ट्रू फॉल्स आपको मिलती है, ठीक है। और हाईएस्ट प्रेसिडेंस की बात करूं तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? पैरेंथेसिस की। क्लियर, समझ में आ गया। इसको आप इस ऑर्डर में लिखते हो, हाईएस्ट सबसे पहले ब्रैकेट की होती है, लोएस्ट आपकी लॉजिकल एंड और नॉट की होती है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब इसके बेसिस पर एक्सप्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करोगे वो जान लो। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या, 7 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 5 एंड फ्लोर डिवीजन 2। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस मुझे ये बताओ कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? भाई सबसे पहली प्रेफरेंस, यहां तो सबकी प्रेफरेंस इक्वल है मैम। हमने देखा कि मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन, सॉरी हाँ, फ्लोर डिवीजन और आपका मॉड्यूलस, इनकी एक सेम प्रेफरेंस होती है। तो भाई यहां सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? तो इस केस में लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आपको आगे बढ़ना होगा। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर मींस कौन सा? ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा आपका लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में? 7 into 8। फिर क्या कैलकुलेट होगा 7 into 8 के बाद? फिर कैलकुलेट होगा इसका डिवीजन 5 से, एंड देन आपका 2 होगा कैलकुलेट। मींस की मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, इनकी इक्वल प्रेफरेंस है। और यदि आपको स्टेटमेंट ऐसा दे दिया तो यहां पे किसको पहले मल्टीप्लाई करोगे? भाई सबकी इक्वल प्रेफरेंस है, तो इन दैट केस लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आगे बढ़ना। किस ऑर्डर में? लेफ्ट टू राइट। और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये एग्जांपल यहां दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो इसको जरा करके देख ले एक बार। यहां पे मैं देखो आपको बताती हूँ, 7 into 8 डिवाइड बाय 5 एंड डबल डिवाइड बाय 2, मतलब वही फ्लोर डिवीजन 2। नाउ आई प्रेस एंटर, द आंसर इज 5.0। अब आप ऐसे मत करने लग जाना, कैसे मत करना? ऐसे मत करने लग जाना कि आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। पहले आपने 8 को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कुछ भी नहीं करना है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें आगे बढ़ना है ना, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। सो यस द आंसर इज 5.0। देखो आंसर भी वही जनरेट हुआ 5.0 जो मैंने आपको बताया। भाई 8 7 56, 56 डिवाइड बाई 2, जो फ्रैक्शनल में नंबर आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपको आंसर बचेगा इंटीजर पार्ट में वो रिटर्न हो रहा है। क्लियर? चलिए मैम इतना भी समझ में आ गया। अब व्हाट अबाउट जब 2 स्टार आपको दिए हुए हो, मतलब 2 डबल स्टार 3 डबल स्टार 4, तो अब डबल स्टार की तो अपनी हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है। सेम हियर, यहाँ पे 2 बार आपको सेम ऑपरेटर मिल रहे हैं और इनकी सेम प्रेफरेंस है। तो इस केस में क्या करोगे आप? राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में जाओगे। कहां क्या करोगे? राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में। जब सेम ऑपरेटर सेम प्रेफरेंस के आपको मिल रहे हैं, जब अलग अलग ऑपरेटर्स मिल रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब सेम प्रेफरेंस के सेम ऑपरेटर्स आपको मिल रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में जाएंगे। मतलब पहले आपका 3 टू दी पावर 4, मतलब 3 की पावर 4 कैलकुलेट होगा। जो आंसर आएगा उसमें आप 2 टू दी पावर 4 में इस आंसर को कर देना, मतलब 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, कुछ इस तरीके से आंसर कैलकुलेट होगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि 2 टू दी पावर 3 कैलकुलेट कर रहे हो, जो आंसर आएगा फिर उसकी पावर 4 कैलकुलेट करोगे। इट इज नॉट लाइक दैट। पहले क्या होगा? पहले 3 टू दी पावर 4 कैलकुलेट होगा। राइट टू लेफ्ट ऑर्डर विल बी फॉलो हियर। कब? जब 2 सेम ऑपरेटर्स होते हैं और सेम ऑपरेटर्स को आप अप्लाई करते हो किसी पर्टिकुलर ऑपरेंट्स पर, तो यहां पर राइट टू लेफ्ट ऑर्डर होता है। और जब अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी सेम प्रेसिडेंस होती है, सेम प्रायोरिटी होती है, तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर होता है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको जानना बहुत जरूरी है और ये आपसे एमसीक्यूज में, वाइवा में, फिलअप्स में पूछ सकते हैं। अभी एक्सप्रेशंस क्या हुए? यदि मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं तो मैम इन्हीं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिलाकर तो एक्सप्रेशंस भी बनते हैं। तो एक्सप्रेशन इन पाइथन इन एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स, इन्हीं को क्या कहते हो आप? एक्सप्रेशंस कहते हो। एंड पाइथन पुट इन दिस वे अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स एंड ऑपरेटर्स फॉर्म्स, है ना, ये आइटम्स है। अब पाइथन एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट वर्ड्स एन आइटम समथिंग दैट इज अ वैल्यू, है ना। यदि हम इसको बोले जैसे एक एटम होता है ना, साइंस में आपने एटम भी देखा होगा, है ना, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में भी लिटरल्स, वेरिएबल्स, पंक्चुएटर्स, आइडेंटिफायर्स चीजें होती हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई जिसको एक्सप्रेशन कह रहे हो। अभी जो मैंने आपको बताया 7 into 3 divide 4 डबल हैश 2, तो दिस इज अगेन एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो प्लस माइनस इंटू डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स से मिलकर बनता है। एक्सप्रेशन आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लाइक a ग्रेटर देन b, है ना, और y इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से भी आपका जो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लाइक a एंड b, ठीक है। तो a एंड b यहाँ पे चेक करो, एंड ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। वहीं कुछ एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस भी होते हैं, क्या कहलाते हैं, जो 2 स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किए जाते हैं, वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इनको इवैल्यूएट कैसे करते हो, तो उसके कुछ एग्जांपल से ध्यान से समझो। सपोज मैंने लिखा 35 और 52, 35 और 52. Since first argument is true, simply its result in return that overall result in second argument will not be evaluated. हमने यहाँ लिखा 35 और 52, तो इस केस में और क्या कर रहे हैं, जब दो नंबर्स आपने दिए तो यदि पहला ही ट्रू है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू इन द सेंस पहली वैल्यू रिटर्न कर देगा 35 ओनली, है ना। और उसी तरीके से 5 लेस देन 3 और 5 लेस देन 2 दिया हुआ है तो दोनों को चेक करेगा, और दोनों को चेक करके यदि एक भी ट्रू होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं, है ना, मतलब वही जो हमने अभी तक पढ़ा उसी को एक्सप्रेशंस कहते हैं, तो एक्सप्रेशंस के एग्जांपल है। नाउ द लास्ट इज टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो पाइथन का आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने ए में 10 असाइन किया, ठीक है। अब ये किस टाइप का है बेटा, इंटीजर टाइप का है। अब मुझे इसका टाइप बदलना है, मींस मैं चाहती हूं कि ये जो 10 है मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूं, तो यस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। हम इसका डेटा टाइप बदल सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप यदि आपको बदलना है तो यू कैन कन्वर्ट इट। उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं जो यहाँ यूज किए जाते हैं। तो पाइथन इंटरनली चेंजेस द डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड सो दैट ऑल ऑपरेंड्स हैव सेम डेटा टाइप। दिस कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक, इम्प्लिसिट एंड हेंस नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसको आप एक्सप्लिसिट भी कर सकते हो, जिसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं a डिवाइड बाई b, तो मैम यहाँ पे आंसर आपको किस में मिलेगा भाई 5.0, ये डिवीजन आपको 5.0 रिटर्न कर रहा है। और यदि मैंने a/b लिखा है, ठीक है, तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा। वाई, यहाँ पे देखो दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, आपको कन्वर्जन करके आंसर रिटर्न कर रहे हैं। ये फ्लोट में आंसर दे रहा है, ये इंटीजर में, तो ये इम्प्लिसिटली हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आपको कन्वर्जन करना है एक्सप्लिसिट, तो बेटा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, जिसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज कर लेते हैं जो उनके डेटा टाइप के नाम से डिफाइंड है, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी अ स्पेसिफिक टाइप, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी आंसर को एक स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। तो टाइप फंक्शन का यूज मैंने आपको बताया था। यदि मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ ए, तो ए का टाइप क्या बता देगा, वो इंटीजर टाइप है ना। अब आपको क्या करना है, इस इंटीजर को फ्लोट में बदलना है। तो आप यहाँ पे उस डेटा टाइप का नाम लिखोगे और उस वैल्यू को लिख दोगे जिसमें कन्वर्ट करना है। सपोज मुझे क्या करना है भाई, इस ए को जो कि इंटीजर, इसको फ्लोट में बदलना है, तो मैंने फ्लोट ऑफ ए लिख दिया। तो अब इस 10 की वैल्यू मुझे 10.0 मिल जाएगी। जो इनिशियली आपने इंटीजर दी थी उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्लोट में। तो हम डेटा टाइप के नाम से फंक्शंस बना लेते हैं, डेटा टाइप के नाम से ही फंक्शंस का यूज कर लेते हैं जो पाइथन में बिल्ट इन पहले से बने हुए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5.0। एंड की वजह से आप इसको चेक कर रहे हो और इसको कन्वर्ट करवा रहे हो इंटीजर ऑफ b में। भाई आंसर किस में रिटर्न होगा, डेसिमल में, तो इसने इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको आंसर दे देना है ना। सिमिलरली d इज इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ a, तो आप देखो ये a की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होकर d में असाइन हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस थिंग, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर। अब इसको करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ अलग अलग कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं जो मैंने यहाँ टेबल में बताए हैं। इंट फंक्शन किसी भी वैल्यू को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे लिखा मैंने इंट ऑफ 7.8 देन इट रिटर्न्स 7 ओनली, इंट ऑफ 34 देन इट रिटर्न्स ओनली 34। भाई स्ट्रिंग वैल्यू दी, उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वैल्यू दी, उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। चलो रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट फंक्शन में, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आपको, है ना। इंट फंक्शन में मैंने लिखा 3.4, तो इट विल रिटर्न ओनली इंटीजर पार्ट। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, सिर्फ इंटीजर पार्ट, दैट इज 3।
ध्यान से देखो। अभी सपोज मैं इंट फंक्शन में क्या देती हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे दी सिंगल या डबल इन्वर्टेड में 34, ठीक है, 34 वैल्यू। 34 क्या है, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है तो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। नाउ आई प्रेस एंटर तो इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू दैट इज 34। बात समझ में आई। ऐसे ही आप फ्लोट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो यदि मैं फ्लोट फंक्शन की बात करूं तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है फ्लोट फंक्शन, डेसिमल में। किसी भी टाइप की वैल्यू को, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो, चाहे आपकी वो नंबर टाइप की वैल्यू हो, उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। जैसे 7 दिया तो 7.0 आंसर रिटर्न हुआ। स्ट्रिंग दिया 34 तो 34.0 आंसर रिटर्न हुआ। चलो चेक करते हैं इसको भी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज फ्लोट, और फ्लोट में मैंने 34 वैल्यू दी, नॉर्मल 24 लिखा, नॉर्मल 24 तो 24.0 रिटर्न हुआ, है ना। अब यदि मैं यहाँ पर फ्लोट में लिखती हूँ किसी स्ट्रिंग नंबर को, है ना, सपोज सिंगल इन्वर्टेड में मैंने लिखा 95 और सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया तो 95.0, तो फ्लोट फंक्शन आपको डेसिमल के साथ में आंसर रिटर्न करके देता है और इंटीजर आपको इंटीजर में आंसर कन्वर्ट करके दे देता है। सिमिलरली यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर कन्वर्ट करवाना है तो कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था लास्ट में, लास्ट वीडियो में a प्लस आई बी के फॉर्मेट में जो नंबर होता है, जो रियल और इमेजनरी पार्ट में होता है, तो यदि किसी नंबर को आपको रियल इमेजनरी में कन्वर्ट करना है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करोगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने 7 दिया तो 7 प्लस 0j करके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या कर देता है, किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करता है। यदि आपने कॉम्प्लेक्स में 3,2 दिया तो 3 प्लस 2j आपको मिल जाएगा रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में। इसको भी रन करके देखना। एंड लास्ट इज स्ट्रिंग, str। अब ये str फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जो अभी हमने इंटीजर फ्लोट देखा ना, जो स्ट्रिंग से इंटीजर और नंबर में कन्वर्ट करा था, उसका रेसिप्रोकल। कोई भी आपने नंबर लिखा हुआ है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ str में 3 लिखा तो सिंगल इन्वर्टेड के साथ में 3 मिलेगा। 5.78 लिखा तो सिंगल इन्वर्टेड में 5.78 मिलेगा, ठीक है। सो ये कहलाते हैं आपके स्ट्रिंग। यदि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रिंग में प्रोवाइड किया है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्ट्रिंग में मिल जाएगा। देखो करके बताती हूँ यहाँ पे सॉल्व आपको, है ना। सपोज मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन देख लेते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आई जस्ट राइट हियर 7, ओके, क्या लिखा, सिर्फ 7। एंटर प्रेस किया तो देखो 7 प्लस 0j मिल गया। समझ में आया अच्छे से। और वहीं यदि मैं अब str फंक्शन का यूज करती हूँ और str में मैंने यदि 7 लिखा है, क्या लिखा है 7, तो देखो यहाँ पे 7 आपको सिंगल इन्वर्टेड में दिख रहा है, सिंगल इन्वर्टेड जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए लास्ट है आपका बूल। बूल फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है। जो भी आप लिखोगे उसको बूलियन वैल्यू में रिटर्न कर देगा। और ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। बूलियन ऑफ 0 रिटर्न लिखोगे तो 0 की वैल्यू फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। बूलियन ऑफ 1 लिखोगे तो वैल्यू आपको ट्रू मिल जाएगी। और यदि आप बूलियन में कोई कैरेक्टर लिखते हो तो उस कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है वो भी ये रिटर्न करके देता है। यदि स्ट्रिंग लिखोगे तो ट्रू आएगा, है ना जी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बूलियन ऑफ स्पेस, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। बूलियन ऑफ ए लिखोगे तो ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि स्पेस तो फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई कैरेक्टर दोगे, कोई नंबर दोगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो आ गई बात समझ में अच्छे से। नॉन जीरो या जीरो वैल्यू दोगे तो अगेन फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम्स क्या होती है मैम? ये टाइप कास्टिंग है तो बहुत इजी, किसी भी नंबर को किसी में भी कन्वर्ट कर लो, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो इश्यूज क्या है? व्हाइल वी असाइनिंग अ वैल्यू टू अ टाइप विद अ ग्रेटर रेंज ना, सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब कोई छोटी वैल्यू को किसी लॉन्ग फॉर्मेट में आप असाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर, लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर में असाइन करने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम राइज होती है वो ये कि उसका जो प्रिसीजन पार्ट है वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 4.825 और ये एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो ये एक लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग नंबर हो गया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो इट रिटर्न्स ओनली 4। तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है आपका वो रिमूव हो जाता है, वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। तो फ्लोटिंग टाइप ऑफ इंटीजर टाइप कन्वर्जन लॉस in fractional part, original value may be out of range to target, which case result is undefined। ठीक है, तो ये एक इशू है जो कि टाइप कास्टिंग में देखने को मिलता है। और इसी के साथ में सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, कौन कौन से फंक्शंस इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशंस को कैसे इवेल्युएट किया जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू। यदि आपको पूरा सेशन बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया है
तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ बहुत बेसिक से डाउट्स होते हैं जो बच्चों को होते हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। एंड होपफुली आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में डेटा हैंडलिंग के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर मॉड्यूल्स आपको पाइथन में बने बनाए मिलते हैं, वो क्या होते हैं, और साथ ही डीबगिंग क्या होता है। 2 टॉपिक रिमेन है, दोनों को समझाऊंगी अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।